नमस्कार दोस्तों, कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। और आज हम जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज हमारा अगला जो वीडियो है वो है देवनागरी लिपि को लेकर। यानी देवनागरी लिपि का नाम किस प्रकार से पड़ा, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिपि किसे कहते हैं, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। ध्वनि संकेतों के द्वारा विचारों को अभिव्यक्त करना भाषा कहलाती है। यानी जिन ध्वनि संकेतों के द्वारा हम अपने विचार को प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों को समझते हैं, वो भाषा कहलाती है। और वर्ण संकेतों के द्वारा विचारों को अभिव्यक्त करना लिपि कहलाता है। यानी जो विचार हम बोलकर प्रकट करते हैं, उन्हीं को जो हम लिखते हैं, जो लेखन की जो शैली है, वही लिपि कहलाती है। विश्व की प्राचीनतम लिपि चित्रलिपि मानी जाती है। भारत की प्राचीनतम लिपि सैंधव लिपि मानी जाती है। यानी विश्व की तो प्राचीनतम लिपि चित्रलिपि है, और भारत की प्राचीन लिपि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से सैंधव लिपि मानी जाती है। भारत में वर्तमान में प्रचलित लगभग सभी लिपियां वैदिक आर्यों द्वारा प्रवर्तित ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न मानी जाती हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रारंभिक स्वरूप बौद्ध युग के समय देखने को मिलता है। यानी 500 ईस्वी के आसपास ब्राह्मी लिपि की शुरुआत हुई थी बौद्ध युग में। गुप्त काल यानी 4वीं शताब्दी ईस्वी में ब्राह्मी लिपि का 2 भागों में विभाजन हो गया। यानी गुप्त काल में बौद्ध युग था, उसमें तो इसकी शुरुआत हुई थी, और गुप्त काल में आकर इसका 2 भागों में विभाजन हो गया, 2 भागों में बट गई, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से निम्नानुसार माना जाता है। यानी पहले ब्राह्मी लिपि थी, उसी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी, यानी देवनागरी नाम बाद में पड़ेगा, पहले नागरी लिपि है, उसका विकास हुआ था। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुआ था। तो जो ब्राह्मी लिपि की जो 2 शाखाएं थी, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, उसमें से जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी, उससे जो हमारी नागरी लिपि है उसका विभाजन हुआ, उससे हमारी नागरी लिपि निकली थी। यानी उसी से हमारे इसका ब्राह्मी लिपि की उत्तरी से शाखा थी, उसी से नागरी लिपि का विकास हुआ। तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि 350 ईस्वी की लगभग थी। उसके बाद 4वीं-5वीं शताब्दी में वही लिपि गुप्त लिपि कहलाने लगी। उसके बाद गुप्त लिपि से 6वीं शताब्दी आते आते वो सिद्ध मातृका लिपि कहलाने लगी। 7वीं शताब्दी में कुटिल लिपि कहलाने लगी। यानी इस प्रकार से इसका विकास क्रम जो है वो दिया गया है कि पहले ब्राह्मी लिपि थी, फिर ब्राह्मी लिपि के 2 भाग हुए, उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। और उत्तरी ब्राह्मी की जो उत्तरी शाखा थी, उसी से हमारी जो नागरी लिपि है उसका विकास इस क्रम में हुआ। यानी पहले उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी, फिर गुप्त लिपि हुई, फिर सिद्ध मातृका, फिर कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि से जो है वो 7वीं शताब्दी में हुई। फिर नागरी लिपि 9वीं-10वीं शताब्दी में आकर नागरी लिपि का विकास होना शुरू हो गया। तो एक बार ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि नागरी लिपि का विकास किन में से हुआ था, तो ये जो शाखाएं हैं ना, जो विकास क्रम है इसका, ये दे रखा था। तो इसका उत्तर कुटिल लिपि आया था। कौन सी एग्जाम में पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था। तो आपको इसका जो विकास क्रम है वो भी याद होना चाहिए कि किस प्रकार से कौन सी जो ब्राह्मी की कौन सी शाखा थी, उससे हमारी नागरी लिपि का विकास हुआ और किस क्रम में हुआ। तो उत्तरी ब्राह्मी, गुप्त लिपि, सिद्ध मातृका, कुटिल लिपि और फिर नागरी लिपि। 11वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में नागरी लिपि का भी पुनः 2 भागों में विभाजन हो गया। यानी पहले ब्राह्मी थी, उसका 2 भागों में विभाजन हुआ था, उसकी उत्तरी शाखा से नागरी लिपि निकली। फिर नागरी लिपि का भी 2 भागों में विभाजन हो गया, पश्चिमी नागरी लिपि और पूर्वी नागरी लिपि। वर्तमान में प्रचलित देवनागरी लिपि का विकास पश्चिमी नागरी लिपि से ही माना जाता है। नागरी के पश्चिमी भाग से जो पश्चिमी चरण 2 भाग था उसका पश्चिमी, उससे हुई है, जबकि ब्राह्मी के उत्तरी स्वरूप से निकलकर हमारी नागरी लिपि आई थी। लेकिन नागरी के 2 भाग हुए, तो उसमें से पश्चिमी नागरी लिपि जो थी, उससे हमारी आगे की देवनागरी लिपि का विकास हुआ। नागरी और देवनागरी लिपि का नामकरण, यानी नाम किस प्रकार से पड़ा देवनागरी लिपि। तो इस लिपि का नागरी नाम पढ़ने के पीछे निम्न मत प्रचलित हैं। अलग अलग लोगों का मानना है कि इसका देवनागरी नाम किस प्रकार से पड़ा, अलग अलग मत हैं। तो प्रारंभ में नगरों में अधिक प्रयोग होने के कारण इस लिपि को नागरी लिपि कहा गया। नगर में विकास हुआ तो नगर से फिर नागरी नाम पड़ा इसका, कि नगरों में अधिक प्रयोग में ली जाती थी, इसलिए इसको नागरी लिपि कहा गया। प्रारंभ में गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा अधिक प्रयोग होने के कारण इसे नागरी कहा गया। एक मत तो ये है कि नगरों में अधिक प्रयोग होने के कारण नागरी नाम पड़ा। एक मत ये है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग होने के कारण इसका नागरी नाम पड़ा। इस लिपि के वर्णों का आकार मध्यकालीन स्थापत्य कला की नागर शैली के भवनों से मिलता है, इसलिए इसे नागरी कहा गया। इसका तीसरा मत है
कि मध्यकालीन में जो स्थापत्य कला की शैली थी नागर शैली, उसके भवनों से इसका वर्णों का आकार मिलता है, इसलिए इसे नागरी कहा जाता है। फिर देवनागरी नागरी नामकरण के पीछे तर्क क्या क्या है। प्राचीन काल में काशी को देवनगर कहा जाता था और वहाँ पर अधिक प्रयोग होने के कारण ये देवनागरी कहलाएंगे। तो नागरी नाम के पीछे के मत थे और अभी ये देवनागरी नाम के पीछे के मत हैं। तो प्राचीन काल में काशी को देवनगर कहा जाता था और वहाँ पर अधिक प्रयोग होने के कारण ये देवनागरी कहलाई। प्राचीन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को नगर के नाम से जाना जाता था और वहाँ का शासक देव कहलाता था, इसलिए पाटलिपुत्र को नगर के नाम से नगर हो गया और देव उसका शासक था, तो उसके आधार पर देवनागरी नाम पड़ा इसका। ये दोनों इसके देवनागरी नाम के पीछे के मत हैं और जो ऊपर वाले थे वो नागरी नाम के पीछे के मत थे। उसी स्थान पर इस लिपि का विकास हुआ, इसलिए इसे देवनागरी नाम दिया गया। अब तीसरा मत है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथ ललित विस्तार में देव और नाग दो लिपियों का उल्लेख मिलता है। उन दोनों लिपियों का सम्मिलित प्रयोग होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। यानी देवनागरी नाम के पीछे के तर्क हैं 3। विशेष है, बौद्ध धर्म के ललित विस्तार के देव और नाग लिपियों से उत्पन्न होने के मत को अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं। यानी देवनागरी नाम किस मत पर पड़ा, तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है ललित विस्तार, उसमें देव और नाग दो लिपियों से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। इसी मत को ज़्यादातर विद्वान स्वीकार करते हैं देवनागरी नाम के पीछे। अब है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। वर्ण एवं ध्वनि में सामंजस्य। इस लिपि में जैसा वर्ण लिखा जाता है उसे वैसा ही बोला जाता है। यानी इसमें अंग्रेजी की तरह कोई वर्ण साइलेंट नहीं रहता। ये नहीं है कि जो भी वर्ण और ध्वनि जो लिखा जाएगा वही इसमें बोला जाएगा। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग। अनेक लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए अनेक चिन्ह मिलते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि इस दोष से मुक्त है। यानी इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही हमें चिन्ह मिलता है। ये देवनागरी लिपि की विशेषताएँ हैं। तो विशेषताओं से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो विशेषताएं आपको विशेष रूप से ध्यान में रहनी चाहिए। वर्ण और ध्वनि में सामंजस्य, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग, जैसे अंग्रेजी में अलग अलग हो जाता है, जैसे काइट में के है, क्वीन, कॉलेज में इसका सी हो जाता है। तो इस प्रकार से उदाहरण दे रखे हैं अंग्रेजी भाषा के, लेकिन हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जो लिपि है, इसमें एक ही वर्ण के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ के से क बन गया, यहाँ क्यू से भी क और यहाँ सी से भी क बन जाता है। ये अंग्रेजी भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा नहीं है। अगला है असंदिग्धता। इस लिपि का हमारा तीसरा जो गुण है वो है असंदिग्धता। अनेक लिपियों में एक ही लिपि चिन्ह के लिए अनेक ध्वनि संकेत प्रयुक्त होते हैं, लेकिन देवनागरी लिपि इन दोषों से मुक्त है। यानी ऐसी अनेक लिपियाँ हैं जिनमें एक ही लिपि चिन्ह के लिए अनेक अलग अलग ध्वनि संकेत दिए जाते हैं, लेकिन जो संदिग्ध हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो देवनागरी लिपि है वो इस गुण से मुक्त है, यानी असंदिग्धता है, इसमें किसी प्रकार की कोई संदिग्धता नहीं है। जैसे कट, पुट, आशा, अशोक, मैन, मानसिंह, इस प्रकार से अलग अलग इसमें किसी में कट हो जाता है तो किसी में यही पुट हो जाता है। इसका यहाँ ASH से आशा बन जाता है, कहीं अशोक, मतलब अलग अलग जो है अलग अलग चिन्ह। अनेक लिपियों में एक ही लिपि चिन्ह के लिए ध्वनि संकेत प्रयुक्त होते हैं, यानी अनेक लिपियों में तो एक ही लिपि चिन्ह के लिए अनेक ध्वनि संकेत यानी अलग अलग ध्वनि संकेत प्रयोग किए जाते हैं। जबकि इसमें ये इसका उदाहरण दिया गया है कि हिंदी भाषा में हमारी में ऐसी असंदिग्धता नहीं है। अगला है इसकी विशेषता, सभी ध्वनियों का उच्चारण। यानी ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई ध्वनि साइलेंट रह जाती हो। जो भी ध्वनियाँ लिखी जाती हैं उन सभी ध्वनियों का उच्चारण होता है। देवनागरी लिपि में लिखित सभी ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, जबकि अनेक लिपियों में लिखे हुए वर्ण बोले नहीं जाते हैं। यानी जैसे यहाँ KNIF है तो इसमें के साइलेंट हो जाता है, इसमें डी साइलेंट हो जाता है। साइकोलॉजी शब्द हम पढ़ते हैं, इसमें पी साइलेंट हो जाता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं देवनागरी लिपि में नहीं है। इसमें जो भी लिखा जाएगा वही बोला जाएगा और सभी ध्वनियों का उच्चारण होता है, कोई भी ध्वनि यहाँ साइलेंट नहीं रहती। अगला है अक्षरों का वैज्ञानिक विभाजन। इसकी विशेषता है देवनागरी लिपि की, इसके जो अक्षर हैं उनका अच्छी प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से विभाजन हुआ है। और फिर अगला है अनुनासिक लिपि चिन्हों का इसमें प्रयोग होता है। तो ये हमारी देवनागरी लिपि के जो हैं वो गुण हैं, विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि की हमने विशेषताएं पढ़ी,
अब आगे हमारा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास यानी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई और किस प्रकार से हिंदी भाषा वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हमारी हिंदी भाषा में आई, इसको हम साथियों अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि नया टॉपिक शुरू हो जाता है। आज हमने देवनागरी लिपि की नामकरण और देवनागरी लिपि की विशेषताओं को हमने पढ़ा, किस प्रकार से ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि, किस प्रकार से ब्राह्मी के उत्तरी भाग से नागरी लिपि और फिर नागरी के भी 2 भाग हो गए और किस प्रकार से उसका नागरी नाम पड़ा, देवनागरी नाम पड़ा। इन सबको आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है साथियों। अगले वीडियो में हम करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जो हिंदी भाषा किस प्रकार से अलग अलग भागों में बढ़ते हुए आज की जो हमारी खड़ी बोली हिंदी है वो प्रकाश में आई है। तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी में लगे रहिए साथियों और इन वीडियोज़ को आप देखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें साथियों, निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। बस आप अपने तरफ से कोई कमी मत रहने देना तैयारी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।